अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर का आखिरी लेक्चर, जिसमें हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ है वो बना के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वो आप वहां से देख सकते हो। सही है, तो चलिए इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड। भाई ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चार्जेस की स्टडी, चार्जेस रेस्ट में हो, सही है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम 1 मीटर वुड बी। सही है, दो यूनिट पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा जब उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना 1 मीटर हो। सही है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्जेस उसको कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो भाई, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे फिजिक्स में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करते हैं ना, इसको हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। सही है, इसी के हवाले से सारे टॉपिक्स की स्टडी करते हैं हम। जहां भी देखेंगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं हम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है, एक तो ये पॉजिटिव होता है, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम होता है। सही है, कितना होता है? 1 होता है। सही है, तो हमारे पास एक तो दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी Q1 की वैल्यू भी 1 कूलम है और Q2 की वैल्यू भी 1 कूलम है। सही है, और हमारे पास बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सही है, तो पूछ रहे हैं भाई इन दोनों के दरमियान का फोर्स कितना होगा। तो आपको पता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय Q2 की जगह भी आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की जगह भी आ जाएगा 1 और उसके ऊपर स्क्वायर। तो आपको पता है भाई 1 1 जा 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 भी 1 होता है। तो यहाँ पे F इक्वल टू K निकल के आ जाएगा और K क्या है हमारे पास? कूलम्स कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, कूलम्स कांस्टेंट। सही है, कूलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई नहीं कि भाई कूलम्स लॉ किसके साथ ज्यादा रिलेट करता है। कूलम्स लॉ रिलेट करता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेम टू सेम उसकी तरह इसका फॉर्मूला है। जैसे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अगर आप देखें K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है भाई? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। सही है, ये भी दो बॉडीज के दरमियान के अट्रैक्शन का फोर्स बता रहा होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास में देखा होगा। सही है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ ये रिजेंबल करता है। चौथा है हमारे पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज F न्यूटन। भाई दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? F न्यूटन है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई दो प्रोटॉन के दरमियान का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा एट द सेम डिस्टेंस। यानी दो इलेक्ट्रॉन है और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस दो प्रोटॉन के दरमियान भी है। सही है, बस बताया ये गया है कि भाई इन दोनों के दरमियान का जो फोर्स है वो F न्यूटन है और इन दोनों के दरमियान का फोर्स हमें बताना है। सही है, आपको पता है भाई फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो K जो के दोनों सभी के लिए कांस्टेंट होता है Q1 Q2 के ऊपर, यानी दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। अब K ये रहे कि भाई दोनों के दरमियान का डिस्टेंस सेम है, दोनों का कांस्टेंट भी सेम है, यानी K इसके लिए भी लगेगा, K इसके लिए भी लगेगा। और कह रहे कि भाई दोनों के लिए R भी सेम है और हमें पता है भाई दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सही है, तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये भी 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। तो जब चार्ज दोनों का सेम है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, कूलम्स कांस्टेंट दोनों के लिए एक है, तो जितना फोर्स दोनों इलेक्ट्रॉन के दरमियान होगा उतना ही फोर्स दोनों प्रोटॉन के दरमियान होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स कितना? F न्यूटन। तो प्रोटॉन के दरमियान भी कितना फोर्स होगा? F न्यूटन। सही है, इसी तरह से अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। देखो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर आप देखना चाहो तो इस तरह देख सकते हो। मैंने आपको बोला कि फिजिक्स में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लेते हैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सही है, मान लो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है
और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता लगती है कि भाई पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, इसमें टर्मिनेट नहीं होती, ओरिजिनेट होती है, सही है, बाहर निकलती है। और यहाँ पे मान लो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसका नेचर क्या पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स कैसी लग रही होगी, रिपल्जन की फोर्स लग रही होगी, यानी ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। ये एरो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहे हैं, और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, मान लो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो भी आप देखोगे कि भाई आपके पास, अच्छा ये जो चार्ज होगा ना, ये आप हमेशा पॉजिटिव रखोगे, सही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आपको पता है भाई नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई। और चूंकि ये पॉजिटिव है, चूंकि ये क्या पॉजिटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो ये दोनों भी आपस में क्या पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स की डायरेक्शन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर। इसी तरह से अगला अगर हम देखें, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, सही, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज किसको कहते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इंक्रीजेस व्हेन दे कनेक्टेड इन, देखो भाई कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होकर निकल के आती है, जब आपके पास कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट हो, सही, क्योंकि पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 + C2 + C3 प्लस आगे इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ता जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह से निकल के आता है। इस तरह से जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आता है, तो अकेले कैपेसिटर्स का मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो एक अकेले कैपेसिटेंस से ज्यादा होता है। लेकिन हमें पता है भाई जब सीरीज में हम करते हैं, सीरीज में इस तरह से आता है 1/CE = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, सही है, और इस तरह आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है तो टोटल कैपेसिटेंस एक इंडिविजुअल यानी एक अकेले कैपेसिटेंस से भी कम होता है, यानी जो CE होगा ना वो C1 से भी कम होगा, C2 से भी कम होगा, C3 से भी कम होगा, जब आप कब करोगे, सीरीज में करोगे। ये चीजें हमने देख चुकी है पिछले लेक्चर में। तो हमारे पास कैपेसिटेंस कब बढ़ती है, जब ये आपस में पैरेलल लगे हुए होते हैं, तो द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन दे कनेक्टेड है पैरेलल, जब पैरेलल कनेक्ट हुआ। टू कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफैराड, दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैराड, यानी C1 भी है 8 माइक्रोफैराड और C2 भी 8 माइक्रोफैराड, सही है, आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, सही है। तो सीरीज में कनेक्ट हैं तो हम इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे 1/CE = 1/C1 + 1/C2। अच्छा, जितने कैपेसिटर्स होंगे हम उतना ही इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, सही है। जैसे अगर 3 होंगे तो 3 तक लेके जाएंगे, 4 होंगे तो 4 तक लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 तक रोक देना है। इसको निकालने का तरीका ये होता है, पहले नीचे वालों का एलसीएम ले लो। नीचे वालों का जब आप एलसीएम लोगे, आसान तरीका निकालने का ये होता है, सही है, C1 C2 आ जाएगा। ये C1 C2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, सही है, मैंने कहा है आपको जो फ्रैक्शन आता है उसको एलसीएम जो आता है उसको एक एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो C1 से C1 कट जाएगा, ऊपर तरफ क्या बच जाएगा C2 प्लस, इसी तरह से जब ये एलसीएम इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो C2 से C2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ C1। अब मुझे CE निकालना है यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा CE, सही है। और जब इसको उलट करूंगा तो इसको भी उलट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। यहाँ पे 8 को 8 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 8 8 से 64, और यहाँ को 8 को 8 से जमा करूंगा तो आ जाएगा 16, सही है। तो 16 1 से 16, 64 से 64, तो 4 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है। और ऑप्शन में 4 माइक्रोफैराड नहीं 1/4 है, तो इसको गलती से 1/4 हो गया होगा, इसको 4 कर लो, सही है। तो आप देख सकते हो कि भाई जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया सीरीज में वो एक अकेले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम है, यानी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 8,
दूसरे का भी कितना 8, लेकिन दोनों को मिला के अगर हम सीरीज में लगा रहे हैं दोनों को मिला के तो उसका कैपेसिटेंस एक अकेले से भी कम हुए जा रहा है, लेकिन अगर यही पैरेलल में लगाते तो इसका डबल हो जाता, 8 और 8 जमा होकर 16 हो जाता। सही है। अच्छा भाई यहाँ पे आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो भाई डाइलेक्ट्रिक का हमने बताया था कि भाई जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वही डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी होती है, यानी डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कौन सा मौजूद है। तो हमने कहा था कि भाई जितना अच्छा मीडियम मौजूद होगा उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सही है। तो डाइलेक्ट्रिक के आने से जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सही है। अच्छा अगला देखते हैं, इफ द एरिया ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल देन द कैपेसिटेंस विल बी। देखो भाई एरिया के साथ भी कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट का रिलेशन होता है, जितना एरिया बढ़ेगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यानी ये डबल कर दिया जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल या इंक्रीज बाय 2 टाइम्स दोनों एक ही बात है। सही है। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यूज। अब जरा बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। अच्छा भाई पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 मिली कूलम है। ये कितना है, मिली, 10⁻³ होता है ये, यानी डेटा में हमें दिया हुआ है Q1 कितना है +2 मिली कूलम और Q2 जो है वो -3 मिली कूलम। इफ दे अपार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। और आपको पता है 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻2 करके लिख सकते हैं, 10⁻2 करके लिख सकते हैं। अच्छा जिस चीज की पावर अगर नीचे पॉजिटिव में है और अगर आप उसको ऊपर लेके जाओ तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं अगर मैथ पढ़ी है। तो मीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻2 मीटर हो जाएगा, 10⁻2 मीटर हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू पूछी हुई आपसे कि आपको पता है 9 × 10⁻9 यूनिट क्या होता है भाई, इसका यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है। ये वैल्यू आपको पेपर में दी हुई होगी तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, जितने भी कांस्टेंट होते हैं पेपर में उसकी वैल्यूज दी जाती है। सही है। तो हम अगर फोर्स निकालें, फोर्स अच्छा ये बराबर हो जाएगा, अच्छा प्लस या माइनस साइन हम कूलम फोर्स कैलकुलेट करते हुए नहीं देखते, इससे सब ये पता चलता है कि भाई चार्ज का नेचर क्या है। हम कूलम फोर्स में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻³ कूलम, ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ कूलम। सही है। यहाँ जो प्लस माइनस शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि भाई इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सही है। बाकी और कुछ शो नहीं कर रहा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला Q1 Q2 और R²। सही है। और यहां से हम इस तरह लिख सकते हैं 9 एक्सपोनेंट 9 वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट -3 और मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 10 एक्सपोनेंट -2। सही है। आप जरा देख के बताएं, मैथ तो पढ़ी ही होगी ना। अच्छा पहले इनको कर लेते हैं, 9 2 18 18, अच्छा 2 3 6 और 6 को 9 से करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 9 का कितना होता है, मेरा जहन से भी निकल गया, 54, 6 9 जा 54। अब देखो भाई जो बेस अगर सेम हो, मैथ में देखा ना बेस सेम हो, जैसे इसका भी बेस सेम है, इन तीनों का बेस सेम है, तो पावर को जैसा साइन है वैसे साइन के साथ रख देंगे, यानी प्लस का 9 है तो +9 के साथ रख देंगे, माइनस का 3 है तो -3 के साथ, और माइनस का 3 है यहाँ पे तो यहाँ पे भी -3 के साथ रख देंगे। लेकिन नीचे वाले का भी देखो बेस सेम है इनके सब के साथ, तो नीचे वाले का जो साइन होता है वो चेंज होके आ जाता है, यानी यहाँ -2 है तो ऊपर +2 होके आ जाएगा। ये चीज आप कर चुके होंगे 9 में, तो इसलिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, -9 में से 3 गया, 9 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 3 में 2 ऐड हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 पावर प्लस का 5 आ जाएगा। सही है, प्लस का 5, और 54 × 10⁻5
न्यूटन। ये आ गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास पहले वाले फोर्स की वैल्यू। पहले वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसका जरा आंसर भी चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी कि भाई यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया हमने। यहाँ पे हमने इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, तो स्क्वायर लगाने से ये 10 पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे +2 की बजाय क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ स्क्वायर की गलती हो गई। तो +4 के बाद आने के ये हो जाएगा हमारे पास 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे 10 पावर 7 आ जाएगा। सही है, अब ये आंसर सही है। तो चलिए भाई अगला न्यूमेरिकल करते हैं। स्क्वायर रह गया था, इसको जरा करेक्ट कर लें। अगला न्यूमेरिकल क्या है भाई हमारे पास? अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी डेटा बनाएंगे कि भाई क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इफ 9 माइक्रो न्यूटन, ये होता है माइक्रो न्यूटन, फोर्स कितना है 9 माइक्रो न्यूटन। माइक्रो बराबर होता है भाई 10 पावर -6 के। किसके बराबर होता है, 10 पावर -6 के। एक्टिंग ऑन 3 माइक्रो कूलम चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज जो है हमारे पास जो कि है Q, वो कितना आ जाएगा 3 माइक्रो कूलम। इसको भी हम लिख सकते हैं 10 पावर -6 कूलम करके। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ लिख देंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज और वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट -6। इससे ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। सही है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या है कि कैलकुलेट द पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 मिलीजूल ऑफ वर्क डन ऑन अ 150 मिलीजूल चार्ज। सही है, मिली कूलम चार्ज। तो यहाँ पे डेटा डाल देते हैं कि भाई वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वर्क डन हमें दिया हुआ है 300 मिली जूल। जूल जो होता है वो वर्क का यूनिट होता है, यानी 300 इंटू 10 की पावर -3 जूल। सही है, और चार्ज कितना है, क्यू है हमारे पास 150 मिली कूलम। तो यह आ जाएगा 150 इंटू 10 पावर -3 कूलम। सही है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V निकालना है। V का फॉर्मूला हमें पता है भाई क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये आ जाएगा V इक्वल टू 300 इंटू 10 पावर -3 बटे 150 इंटू 10 पावर -3। इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट्स। इसका यूनिट याद है ना, वोल्ट्स। सही है, अच्छा भाई अगला देखते हैं, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बड़े बच्चों वाले न्यूमेरिकल है, ये तो आप खुद भी कर लेंगे। नेट कैपेसिटेंस निकालना है और कैसे निकाला जाए, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर्स। 4 कैपेसिटर है। when capacitance of each capacitor is 1 microfarad and connected parallel। अच्छा भाई पैरेलल कनेक्ट किया गया इनको, तो सिंपल सी बात है कि भाई C1 बराबर है C2 बराबर है C3 बराबर है C4, और इन चारों का कितना कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड। सही है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो, C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, C2 इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, C3 इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। सही है, इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। C इक्विवेलेंट निकालना है हमें, तो सॉल्यूशन में हमारे पास चूंकि ये पैरेलल है, क्या है भाई पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगा, CE इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी टोटल कुल मिला के 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4
माइक्रोफेराड। सही है, अगर आप यूनिट के साथ छेड़खानी नहीं करते तो आंसर में भी वही यूनिट रखना पड़ेगा। सही है। अच्छा भाई, तो 4 माइक्रोफेराड इसका रिजल्ट आ गया। अब जरा बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पे। तो अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, यानी दो सेम चार्जेस है, या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स माइनस माइनस चार्जेस है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अच्छा भाई, तो डेटा अगर हम इसका बनाए, डेटा अगर इसका बनाए तो हमें पता है भाई कि यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जा रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई Q1 इक्वल टू Q2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान की बात की जा रही है और दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से शो करते हैं, जो कि होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इससे घबराना नहीं है। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1 मीटर अपार्ट, कितना दिया हुआ है भाई 1 मीटर, और आपको K की वैल्यू लगानी है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है। फोर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सही है। अच्छा, और डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1 से के स्क्वायर से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इधर, तो हम यहाँ पे यूं कर देंगे कि अल्लाह का भला करे, मैं जरा इस नीचे वाली लाइन को हटा के, या फिर रख लो, इस नीचे वाली लाइन को रख लो, अगले स्टेप में हटा दो। अगले स्टेप में यूं हटा दो कि भाई 9 को एक जगह करो, 1.6 को एक जगह करके इसको 16/10 लिख दो, इसको भी 16/10 लिख के इधर कर दो। सही है। बाकी ये 10 की पावर -19 ये हो जाएगा 10 10 20 9 9 18, तो ये हो जाएगा 38, और तो ये हो जाएगा माइनस का 38 और प्लस का क्या है 9। सही, बेस सेम है ना, इसलिए साइन सेम रहेंगे, माइनस माइनस प्लस होके 38 आ जाएगा, और प्लस का 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा भाई, ये आएगा हमारे पास 9 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा, कैलकुलेशन बड़ी कमजोर हो गई है भाई, तो ये आ जाएगा 8 चला जाएगा 30 29 29 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटू 10 पावर -29। सही है। अच्छा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 2, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 पावर -2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर लेते हैं 10 पावर -2 कर लेते हैं, तो ऊपर जाके दो और चले जाएंगे, या फिर दो ऐड हो जाएंगे, 10 पावर +2 आएगा, ऊपर जाके 10 पावर -2 हो जाएगा। सही है। या फिर इसको यहीं पे काटम पीटी कर लेते हैं, 2 5 10 2 8 16 2 5 10 2 8 16। सही है। 5 5 25, और या इसको ऐसे ही कर लेते हैं 16/10 मल्टीप्लाई बाय 16/10, और ये 10 10 होके 10 पावर 2 बना लेंगे, और नीचे से जब ऊपर जाएंगे, अभी प्लस में तो ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो -29 से ये हो जाएगा 10 पावर -31 हो जाएगा। सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 16 कितना होता है यार, मेरे जहन से भी निकल गया, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 6 36, 6 1 6 + 3 9। सही है। 1 6 6 1 6 1 1 1, तो 6 9 और 6 15, एक 256, 256 को फिर मल्टीप्लाई करो 9 से, तो ये आ जाएगा 9 6 54, 9 5 45 + 5 50, 9 2 18 + 5 23, तो 2304, 2304। सही है। इसका फिर पॉइंट की शिफ्टिंग विफ्टिंग करके अगर आप यहीं तक आंसर छोड़ना चाहते हो तो यहाँ भी सही है, आगे ले जाना चाहते हो तो वो भी सही है। तो इसका आंसर जो बुक में लिखा हुआ है वो कुछ यूं लिखा हुआ है कि भाई
2.3 इंटू 10 पावर माइनस 28, सही है। तो पॉइंट को यहाँ पे 1 2 3 बार जम देकर इसमें से 3 निकाल दिए। पॉइंट को 3 बार इधर जम देकर इसमें से 3 क्या कर दिए, निकाल दिया। तो 3 निकालोगे तो यहाँ पे बन जाएगा -28। अगर आपको पॉइंट की शिफ्टिंग नहीं आती, अगर आपको पॉइंट की शिफ्टिंग नहीं आती तो आंसर को अपने यहीं पर रोक दो, ये आंसर भी सही है। अगर आती है तो तीन मरतबा पॉइंट को जम देने के बाद उन्होंने बुक वालों ने आंसर लिखे 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 28 न्यूटन, सही है, ये आंसर लिखा है। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया पहला न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं अपना। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस, एक है Q1 एक है Q2, सही है। are placed at a distance of 5 cm, what will be the Coulomb's force between them, सही है। तो यहाँ पे भी Coulomb's force निकालनी है। Q1 है हमारे पास 5 माइक्रो कूलम, यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। Q2 है हमारे पास 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। और हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 100 करके। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 को 10 पावर 2 लिख सकते हैं, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, सही है। और k की वैल्यू हमें पता है भाई 9 एक्सपोनेंट 9 इंटू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से हम निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू आएगी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, सही है। तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 2, सही है। तो यहाँ 5 से तो ये 5 कट गया, ऐसा है कि नहीं है, 5 से 5 कट गया। और जितने भी बेस 10 वाले हैं उनको एक जगह लेकर आओ, यानी 9 माइनस 6 सही है। और जो नीचे से ऊपर आता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस से ये आ जाएगा +2 में, सही है। +2 में नहीं बल्कि सॉरी यहाँ फिर हम स्क्वायर लगाने भूल जा रहे हैं, यहाँ फिर हम स्क्वायर लगाना भूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा भाई कि 5 एक्सपोनेंट माइनस 2 है, तो इस पे स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर लगेगा तो यहाँ से फिलहाल अभी इसी को लेते हैं कि भाई 9 में से 6 और 6 12 हो जाते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, तो -12 और प्लस का 9, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 3, तो ऊपर आ जाएगा 10 पावर -3 और नीचे आ जाएगा 10 पावर -4, सही है। स्क्वायर देंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो 4 हो जाएगा। बाकी नीचे आ जाएगा 25, 5 को स्क्वायर मिलेगा तो 25 हो जाएगा। 9 3 27 होता है, और इस 5 को एज इट इज रहने दो, सही है, क्योंकि 5 से 25 को काट के 5 5 5 5 25, सही है। अच्छा, तो यहां से हमारा f इस तरह से आ जाएगा। और क्या करें 9 3 27 कर लिया, 5 को यहाँ रख दिया, ऊपर से 10 पावर -3 बच गया, नीचे से 10 पावर -4 आ गया, और ये 25 हो गया। 5 से 25 कटा, नीचे 5 बचा। इसको ऊपर लेके जाएंगे, अगर किसको ऊपर लेके जाएंगे, 10 पावर -4 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10 की पावर +4, सही है, +4 बन जाएगा। और 10 पावर -3 एज इट इज रहेगा, सही है। बेस सेम हो तो ऊपर जाने के बाद नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, सही है। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 1, और 1 हम शो नहीं करते। और नीचे से हमारे पास क्या आता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे 5 को 27 से डिवाइड करा के 5 5 से 25, यहाँ से हमारे पास देखो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। पॉइंट लगा के एक 0 लगाए, 5 4 20, 5 4 20, तो 5.4 आ रहा है, सही है। तो 5.4 F इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा F इक्वल टू 54 न्यूटन, सही है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, 54 न्यूटन, सही है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन का गेम है, कैलकुलेशन समझ लोगे, और आसान तरीके से भी करा रहा हूं, इतना कोई मुश्किल नहीं है कि भाई ऊपर जब पावर सेम हो और आप बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर का साइन सेम ही रहने देना, जैसे मैंने यहाँ पे किया +9 -6 को सेम रहने दिया। लेकिन जब डिवाइड हो रहे हो तो पावर का और बेस सेम हो, पावर का साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले का, तो इसीलिए मैंने -4 की जगह +4 कर दिया। बाकी आपको सारा कुछ देख सकते हैं, सही है। और कैलकुलेटर से करेंगे तो इससे भी आसान हो जाएगा, सही है। लेकिन जितना कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे उतनी इस तरह की आदत होगी ना, तो आगे जाके जो एमडी कैट एमडी कैट में खास तौर पर और डी फार्मेसी वगैरह के जो टेस्ट होते हैं उनमें जाके आपको कैलकुलेटर यूज करने नहीं दिया जाता। तो अभी से अगर आप ये कैलकुलेशन सीख लेंगे ना तो वहां जाके आपको मसला नहीं होगा, सही है। अच्छा भाई, अगला जो है हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है, if 2 microcoulomb charge is placed in the field of 3.42 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 3.42 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। अच्छा देखो भाई, डेटा में हमें क्या दिया हुआ होता है, एक तो या तो सवाल में नाम दे देते हैं कि भाई ये चीज दी हुई है, और अगर आपको नाम से समझ नहीं आ रहा, जैसे यहाँ से फील्ड लिखा हुआ है तो आप यूनिट देख लो ना, यूनिट क्या दिया, न्यूटन पर कूलम, और हमें पता है न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का यूनिट होता है। यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम चार्ज दिया हुआ है तो Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, और माइक्रो बराबर होता है 10 पावर -6 के, सही है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, यहां से हम निकालेंगे इसकी फोर्स, सही है। तो हमें पता है भाई E बराबर होता है F/Q के, सही है। यहां से अगर हम फोर्स निकालें तो ये आ जाएगा Q E के, सही है। और यहां से Q की वैल्यू रखेंगे 2 एक्सपोनेंट -6, और इसकी क्या वैल्यू है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 3.42 एक्सपोनेंट 11, सही है। अच्छा फिर से देखो, ये बेस सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर के साइन के साथ छेड़खानी नहीं करनी बल्कि ऐसे ही रख देना है। यहाँ -6 से -6 +11 है तो +11, तो -6 और +11 करके क्या आएगा हमारे पास, -6 और +11 करके हमारे पास आएगा भाई, क्या आएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और बड़े के साथ प्लस है तो प्लस का 5 आ जाएगा, सही है। इसी तरह से यहां से हमारे पास बचा है 2, और इसको मैं पॉइंट हटा के 342 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 0 लगा देते हैं, 2 1 2, 2 50 100, इस तरह है कि नहीं है भाई। 2 2 2 4, 2 5 10, 25 और 2 1 2, 1 इधर गया तो 2 7 14, 2 1 2, सही है। इसी तरह से अब 25 को बाहर रख के और 171 को अंदर रख के कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 को किससे करें भाई, 25 को अगर मैं बोलूं 25 4 100 होगा, और 25 6 150 होगा, क्योंकि 7 हो जाएगा 175 और 175 आएगा नहीं, तो यहां से हम देख लेते हैं 1 में से 0 गया 1, 7 में से 5 गया 2, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, सही है। तो यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेते हैं, तो ये बन जाएगा 210, है ना। 210 बनने के बाद अगर मैं बोलूं कि भाई 4 100 होता है तो 8 क्या हो जाएगा 200, तो यहां से कितना बचेगा 10, सही। और एक 0 और लगा दो तो 4 100, तो इसका आंसर क्या आ गया कि भाई 6.84 इंटू 10 की पावर 5, सही है। बिना कैलकुलेटर के आंसर निकालना सीखो, न्यूटन इसका यूनिट आएगा, सही है। तो यही आंसर है 6.84 इंटू 10 की पावर 5, सही है। यहाँ पे 684 करके लिखा हुआ है और 10 पावर 3 कर दिया है, सही है। अच्छा भाई, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल ये था हमारे पास तीसरा वाला, तीसरा भी हो गया। अब चौथे पे आते हैं जरा। चौथा जो न्यूमेरिकल है वो है भाई, चौथा न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट,
कैपेसिटेंस दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और चार्ज पूछ रहे हैं, सीधा सीधा कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला है कि भाई चार्ज पूछ रहे हैं, पोटेंशियल कैपेसिटेंस दी हुई है 40 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट, यानी V दिया हुआ है 6 वोल्ट। सही है, आप यहां से इस तरह से कर लो भाई सॉल्यूशन। Q हमारे पास बराबर होते हैं CV के, तो ये आ जाएगा Q। अगर मैं इसके साइन को चेंज ना करूं, सही है, अगर मैं इसके यूनिट को चेंज ना करूं यानी माइक्रो को ओपन ना करूं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। अगर मैं ओपन नहीं कर रहा हूं तो मुझे Q के आंसर में माइक्रो लगाना पड़ेगा फिर। सही है, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 6। 40 इंटू 6 कितना होगा भाई? तो 40 इंटू 6 होगा हमारे पास 40 40 80, 80 80 160, 160 और 80 240। सही है, तो क्या Q आ जाएगा 240 माइक्रो कूलम। सही, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसलिए फेराड की जगह कूलम आ जाएगा, और बाकी माइक्रो था इसीलिए माइक्रो एज इट इज आ गया इसके साथ। अगर आप माइक्रो को खोल के भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 10 पावर माइनस 6 फेराड लगा के यहाँ पे 40 के साथ 10 पावर माइनस 6 लगाया, मल्टीप्लाई बाय 6 लगाया, 40 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आया, और बाकी वही 10 पावर माइनस 6 बच गया, उसको माइक्रो करके लिख दिया। सही है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही भी तो है। अच्छा भाई, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं भाई, चौथा भी हो गया। अब आते हैं जरा पांचवे पे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? 100 वोल्ट है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है यानी V हमारे पास कितना है? 100 वोल्ट। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा भाई, क्या कह रहे? इफ एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन दीज पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 500 जूल। वर्क डन का अमाउंट कितना है? 500 जूल। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फिर भी यहां से हमारे यहाँ पे Q पूछा हुआ है हमारे से। सही है, तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा हमारे पास V वर्क डन अपॉन चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा W अपॉन V। इस तरह से बन जाएगा, चार्ज ऊपर आ जाएगा, V नीचे चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो सिर्फ 5 बचा, तो ये आ गया 5 कूलम का चार्ज, Q इक्वल टू 5 कूलम। सही है, आखिरी न्यूमेरिकल जो हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। सारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं और सारे कनेक्टेड है सीरीज में। सही है, तो आखिरी न्यूमेरिकल, फिर इसके बाद चैप्टर को अलविदा। C1 है 4 माइक्रोफैराड, C2 है 3 माइक्रोफैराड, C3 है 2 माइक्रोफैराड, और CE यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा हुआ है हमसे। हमें पता है भाई फॉर्मूला, हमें जो पता है सीरीज की कॉम्बिनेशन है ये, तो सीरीज की कॉम्बिनेशन इस तरह से निकलती है 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अच्छा, इसको वैल्यूज पुट करने से पहले एक दफा इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपस में हमारे पास आएगा C1 C2 C3। सही है, 1/CE, और जो एलसीएम आता है, जो एलसीएम आता है उसको बारी बारी एक एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, यही एलसीएम का उसूल है। सही है, तो इसको अगर इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 से C1 कट जाएगा, सिर्फ C2 और C3 बच जाएगा। तो पहले वाले में तो सिर्फ C2 और C3 आ गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर प्लस लगा देंगे, फिर इस एलसीएम को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 से C2 कट जाएगा और C1 और C3 बच जाएगा। फिर प्लस लगा के इस एलसीएम को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराने पे C3 से C3 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा? ऊपर C1 और C2 बच जाएगा। सही है, ये फॉर्मूला लगा के अब इसको उलट कर दो, CE ऊपर ले जाओ, क्योंकि हमें CE निकालना है, 1/CE नहीं निकालना। तो इसको उलट करेंगे तो इसको भी उलट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय
C2C3 C1C3 प्लस C1C2, सही है। अब जरा वैल्यूज पुट कर लो। C1 C2 C3 कितना कितना है भाई? C1 C2 C3 है ये रहा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय C2 और C3 कितना है 3 और 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 6 प्लस C1 और C3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 8 प्लस C1 और C2 4 3 12, सही है। अच्छा भाई तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 12, हाँ 4 3 12 12 2 24 डिवाइडेड बाय 8 6 12 और 8 20 और 6 26, सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू कम आएगी किसकी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, क्योंकि ये सीरीज की कॉम्बिनेशन है, सीरीज में रेसिप्रोकल आया हुआ है, सही है। तो सीरीज में जब हमारे पास कैपेसिटेंस आती है तो उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल से भी कम आती है, इंडिविजुअल यानी एक कैपेसिटर से भी कम आती है, सही है। अच्छा तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 6, बाकी डिवीजन कर ले भाई, बाकी डिवीजन कर ले, बाकी डिवीजन करके इसका आंसर आएगा आपके पास 0.92 माइक्रोफेराड, 0.92 माइक्रोफेराड, सही है। बाकी डिवीजन कर लेना, सही है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये आखिरी न्यूमेरिकल का आंसर। यहाँ पे आके हमारे पास ये चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर को याद करें अच्छी तरह से, और जो जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया होता है ना, ये जो आपके आखिर में सवाल है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बोर्ड पे लिखवाया है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो जो बोर्ड में लिखवाया होता है, जिसके मैंने बाकायदा नोट्स बना के डेफिनेशन बना के लिखे होते हैं बोर्ड पे, उसको आप लिख के याद जरूर करना, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ इस बुक के तो मुझे नहीं लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन में से कुछ आएगा। अगर आएगा तो जो मैंने नोट्स बनाए हुए उसमें से इंशाल्लाह जरूर आएगा, सही है। बाकी इस न्यूमेरिकल वगैरह की प्रैक्टिस करें, हाँ उस क्वेश्चंस को भी याद करें, उसके इतने बड़े बड़े आंसर है नहीं, मैंने बहुत छोटे छोटे आंसर बना के लिख दिए, सही है। तो अच्छे से तैयारी करें, अगले चैप्टर की वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।